हम पॉलीमर में ये पढ़ रहे थे कि पॉलीमर्स जो है वो अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाइड किए जाते हैं। उनमें से एक बेसिस हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो कितनी तरह के मोनोमर से जुड़ा है, क्या वो आइडेंटिकल है, तो हमने उसे होमोपॉलीमर नाम दिया था, और यदि एक से ज़्यादा मोनोमर थे तो हमने उसे कोपॉलीमर दिया था। अगला क्लासिफिकेशन जो है वो इस बेसिस पे है सोर्स ऑफ पॉलीमर। ये जो हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस मिल रहे हैं उनका सोर्स क्या है, कहाँ से वो मिल रहे हैं। ये सोर्स 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। पहला कहलाता है नेचुरल। नाम से ही क्लियर हो रहा है, अगर नेचुरली उनका सोर्स कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट या एनिमल है तो उसे नेचुरल पॉलीमर कहेंगे। सेकेंड क्राइटेरिया इज सेमी सिंथेटिक। सिंथेटिक वर्ड आर्टिफिशियल चीज़ों के लिए या मेन मेड चीज़ों के लिए किया जाता है, मतलब नेचुरली वो नहीं मिली होती हैं, वो हम सिंथेटिकली लैब में या इंडस्ट्रियल लेवल पे उसको बना रहे होते हैं। और यहाँ पे इसके लिए वर्ड सेमी सिंथेटिक आ रहा है, और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो होगा तो नेचुरल, तो उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया जाएगा। एग्जाम्पल जो होंगे आप उसे समझ लेंगे उसको। और जो तीसरी वैरायटी है वो है सिंथेटिक। अभी जो 3 कैटेगरी है उसमें मैंने कहा पहला जो है वो नेचुरल पॉलीमर होता है, और नेचुरल पॉलीमर जो है उसमें वो सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स आएंगे जो नेचर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट या एनिमल से मिलते हैं। और इनमें से मैक्सिमम का जो डिस्कशन होता है वो आपके साथ बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हो जाता है। जैसे इस कैटेगरी में आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट आता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये पॉलीमर्स होते हैं जो मोनोसेक्राइड से बने होते हैं, जिसका एग्जांपल्स आप लोग अच्छे से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट में आप इस कैटेगरी में स्टार्च को शामिल कर सकते हैं, सेल्यूलोज इस कैटेगरी में आता है, ग्लाइकोजन इस कैटेगरी में आता है। इन तीनों के सोर्स ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, कुछ भी हो सकता है। जैसे ग्लाइकोजन जो है वो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, ये भी एक पॉलीसेक्राइड है जो एनर्जी सोर्स होता है। ये प्लांट्स की वॉल में पाया जाता है जो स्ट्रक्चरल मटेरियल मेनली कहा जाता है, और स्टार्च जो है वो फूड मटेरियल कहा जाता है प्लांट्स के अंदर। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट नेचुरल पॉलीमर की कैटेगरी में आएगा। सेकेंड हम जानते हैं प्रोटीन, जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, और ये जो प्रोटीन है वो भी पॉलीमर है, क्योंकि ये इसका जो मोनोमर होता है वो अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड रिपीट होता है बार बार। जैसे आप एग्जांपल याद करें, हमने जब पॉलिएस्टर की बात की थी, जब टेरिलीन और डेक्रोन को पॉलिएस्टर नाम दिया था, तो वजह ये थी क्योंकि उसमें ईस्टर बॉन्ड रिपीट हो रहा था तो उसे पॉलिएस्टर कहा था। वैसे ही जो अमीनो एसिड्स है वो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसलिए पेप्टाइड बॉन्ड बार बार रिपीट होगा, इसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो जब अमीनो एसिड इस तरह पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं तो मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। और एक और है न्यूक्लिक एसिड, ये हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल होता है, और जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन जो है एक स्ट्रक्चरल मटेरियल कहा जाता है। हमारे बाल हो गए, नाखून हो गए, स्किन हो गई, सब में प्रोटीन मिलता है। वैसे न्यूक्लिक एसिड हेरिडिटरी मटेरियल कहलाता है, जिसका मेन फंक्शन होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर ट्रांसफर करना। आप अच्छे से जानते हैं, इसके 2 एग्जांपल्स है डीएनए और आरएनए, जिसमें डीएनए मेनली काम करता है कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का, और साथ में प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है बॉडी के अंदर। वैसे ही आरएनए जो है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये भी एक पॉलीमर की कैटेगरी में आएगा, जिसका जो मोनोमर होता है उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं।
ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो जानते हैं हम 5 कार्बन की शुगर, एक बेस और एक फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है। तो इस तरह ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा सिल्क जो बहुत रिच फैब्रिक माना जाता है और साड़ियाँ, सूट और शॉल्स, बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। सिल्क के अलावा वुल, भेड़ से जो मिलता है, ये सारे के सारे नेचुरल पॉलीमर की कैटेगरी में आएंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे यूनिट से बने हैं, सबके अपने अपने मोनोमर्स हैं, मगर इसे हम सिंथेटिकली नहीं बना रहे, इसे हम नेचर से, प्लांट, एनिमल या किसी सोर्स से गेन कर रहे हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। उसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी आती है दैट इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अभी हमने जिक्र किया था इन्हें सेमी सिंथेटिक क्यों कहते हैं। इनको सेमी सिंथेटिक कहने के पीछे रीज़न ये होता है कि वैसे तो ये नेचुरल है, पर इनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है अकॉर्डिंगली कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इससे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो हमारे बेनिफिट के होते हैं, पर हमारी ये कोशिश होती है कि ऑल इन वन चीज़ मिल जाए, हमको जो जो चीज़ चाहिए वो सब एक में मिल जाए, तो इसमें मिक्सिंग की जाती किसी और चीज़ की। जो एग्जाम्पल था टेरिलीन फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा था कि इसमें स्ट्रेंथ अच्छी है, इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है तो बहुत जल्दी सूख जाएगा, मॉथ रेजिस्टेंट होता है, कीड़ों का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्री रेजिस्टेंट, सारे अच्छे गुण हैं इसमें। मगर ये भी कहा था कि इसमें जो है वो वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से गर्मियों के सीज़न में इसे पहनना मुश्किल होता है, तो इसे कई बार कॉटन के साथ में ब्लेंड कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। वैसे ही कुछ हम यहाँ करने वाले हैं, हम सेमी सिंथेटिक बनाने के लिए कुछ नेचुरल चीज़ों में थोड़ा सा केमिकल मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, जिसमें पहला नाम आता है सेल्यूलोज का। ये वही कार्बोहाइड्रेट है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी कि ये प्लांट्स की वॉल में मिलता है, जूट, फ्लैक्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इससे बनाई जाती हैं, मगर इस सेल्यूलोज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके और भी चीज़ें बनाई जा सकती है। जैसे पहला एग्जांपल करूं, जब इसमें सिंथेटिक मॉडिफिकेशन किया जाएगा, सिंथेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब है इसमें थोड़ा सा इसको केमिकली ट्रीट किया जाएगा। सिंथेटिक मॉडिफिकेशन, इसे थोड़ा सा केमिकली ट्रीट किया जाएगा तो एक जो कंपाउंड हमारा बनेगा वो बनेगा सेल्यूलोज एसीटेट। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप जो होता है CH3CO, उसका हमने इंट्रोडक्शन कर दिया है सेल्यूलोज के अंदर। और ऐसा जो सेल्यूलोज एसीटेट बनता है, इसमें सेल्यूलोज तो नेचुरल पार्ट है, ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट है, पर एसीटेट फंक्शनल ग्रुप डेफिनेटली जो आया है वो केमिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू ही आ सकता है इसमें। ये जो सेल्यूलोज एसीटेट होता है वो आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में काम आता है। आपने देखा होगा कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जो दिखते सिल्क जैसे हैं, मगर वो एक्चुअल सिल्क नहीं होता। एक्चुअल सिल्क बहुत कॉस्टली होता है, तो इसलिए उसका एक कहना चाहिए एनालॉग बनाया गया है, दैट इज़ आर्टिफिशियल सिल्क। ये बनाने के लिए काम आता है ये। और इसके अलावा प्लास्टिक ज्वेलरी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो दिखती प्लास्टिक जैसी है, प्लास्टिक ज्वेलरी बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो सेल्यूलोज एसीटेट कहते हैं इसको। उसी तरह एक है सेल्यूलोज ट्राइनाइट्रेट। इसमें जो सेल्यूलोज पोर्शन है वो तो नेचुरल है, अगर इसमें अगर ट्राइनाइट्रेट ग्रुप लिखा है तो नाइट्रो ग्रुप सिंथेटिकली इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो सेल्यूलोज ट्राइनाइट्रेट होता है इसे गन पाउडर भी कहते हैं, और ये जो गन पाउडर है, गन पाउडर के रूप में ये एक्सप्लोजिव के काम आता है। एक्सप्लोजिव सुन के हमें एक ऐसा यूज़ ध्यान आता है जो ह्यूमन बेनिफिट के लिए नहीं है। हम सारी चीज़ें ऐसी बना रहे हैं जो ह्यूमन बेनिफिट के लिए, हमने कहा ये एक्सप्लोजिव। अगर कई बार कोल माइंस होती हैं या बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उनको तोड़ने के लिए एक्सप्लोजिव लगता है, तो ये जो गन पाउडर होता है वो एक्सप्लोजिव के काम आता है, जो बेसिकली एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें नेचुरल चीज़ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। इसके अलावा ये बाइंडर का काम करता है रॉकेट फ्यूल्स में। रॉकेट फ्यूल्स को रॉकेट प्रोपेलेंट भी कहते हैं,
और इन्हें प्रॉपरली साथ में रखना है, क्योंकि आप पढ़ते हैं रॉकेट प्रोपेलेंट में एक फ्यूल होता है और एक ऑक्सीडाइजर होता है, तो उनको प्रॉपर बाइंडिंग जो है प्रोवाइड करता है दैट सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट। तो इसे सेमी सिंथेटिक कहा गया है क्योंकि इसमें कुछ पार्ट जो है वो नेचुरल है, जिसे थोड़ा सा सिंथेटिकली मॉडिफाइड किया, जिसके हम इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जो है इम्प्रूव कर सकें। नाउ थर्ड वेराइटी दैट इज सिंथेटिक पॉलीमर। और ये जो सिंथेटिक पॉलीमर हैं टोटली फॉर्म होते हैं लैब या इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और ये हम केमिकल्स को मिक्स करके डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर सिचुएशंस प्रोवाइड करके बनाते हैं। और हमने इससे पहले जो पॉलीमर सीखे थे, पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, टेरिलीन, जैसे पॉलिस्टर का आता, वो सब सिंथेटिक की कैटेगरी में आते हैं। तो एग्जांपल्स इसमें जो है, उसमें एक एग्जांपल हम जो पढ़ चुके हैं वो है डेंस पॉलीथीन। याद करते हमने इसके दो टाइप देखे थे, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसमें हमने कहा था इसमें जो मेन चेन होती है उसमें कुछ साइड चेन होती हैं, और ये जो साइड चेन होती है उसकी पैकिंग जो है वो पुअर कर देती है, और बहुत पैकिंग नहीं होने का इसकी डेंसिटी कम होती है, स्ट्रेंथ अच्छी मानी जाती है इसकी, ये भी केमिकली और इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंट होता है। बट हाँ, जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है इसे बनाया जाता है, उसमें कोई क्रॉस चेंज नहीं होने की वजह से ये आसानी से प्रॉपर्ली पैक हो जाते हैं। स्पेस काफ़ी कम बची है इसके बीच में, और ये जो स्पेस कम बचती है वो बहुत अच्छी डेंसिटी प्रोवाइड करती है, तो इसके कंपेयर में इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। वेरिएशन डिफरेंट थी, याद कीजिए इनको बनाने की। यहाँ जहाँ हमने ऑक्सीजन या पेरोक्साइड यूज़ किया था 0.06 से 0.1%, यहाँ पर हमने जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो मिक्सचर था दो चीज़ों का, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, उसको यूज़ किया था। ट्राइथाइल एल्यूमिनियम को लेकर एक चीज़ और डिस्कस की थी, इसे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड भी कहते हैं क्योंकि इसमें मेटल, एल्यूमिनियम और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग दिखती है। इनके टेम्परेचर प्रेशर सिचुएशंस डिफरेंट थी। ये अराउंड 300 केल्विन था, जहाँ ये 400 केल्विन अराउंड था। प्रेशर सिचुएशन डिफरेंट थी, यहाँ हाई प्रेशर था 1500, जबकि वहाँ पर 6 से 7 एटीएम प्रेशर लिया गया था। तो ये दोनों सिंथेटिक के एग्जाम्पल है, ये नेचुरल की कैटेगरी में नहीं है क्योंकि इनको हमारे द्वारा बनाया जाता है। पॉलीथीन के अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल जो हमने कल देखा था दैट इज टेरिलीन। इसको हमने एक नाम और दिया था डेक्रॉन, इसे पॉलिस्टर भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए दो मोनोमर लिए थे, ये हमने कल से पहले कोपॉलीमर की कैटेगरी में पढ़ा था। हमने इसमें दो चीज़ें देखी थी, एक हमने इसमें टेरेथैलिक एसिड यूज़ किया था जिसमें बेंजीन की पैरा पोजीशन पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे, और ये भी बात की थी कि इसका ईस्टर फॉर्म ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जिससे कैल्शियम एसिटेट के प्रेजेंस में ट्रीट करके आप पॉलीमर में चेंज कर सकते हैं, और साथ में इथिलीन ग्लाइकॉल यूज़ किया था। इसके अलावा दो एग्जाम्पल इस कैटेगरी में और आते हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं। एक उनमें से आता है PMMA, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट। और इस कैटेगरी में PVC लिया जा सकता है, इसका फुल फॉर्म है पॉली विनाइल। इसमें और भी बहुत सारे नाम आते हैं, पॉलीस्टायरीन, टेफ्लॉन, पॉलीइथाइल एक्राइलेट, जो एक एक करके हम सारे इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सिंथेटिक पॉलीमर में हमने दो का जिक्र किया अभी, अब हम देखते हैं कि उनको कैसे बनाया जाता है। पहला विच इज कॉल्ड PMMA, इसे पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट कहते हैं। पॉली का PMMA इस तरह इसको शॉर्ट फॉर्म दिया गया।
इसे बनाया कैसे जाता है उसको देखते हैं हम, और ये हम जो पहले क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं उसके इस कैटेगरी में आता है। एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था होमोपॉलीमर, ये होमोपॉलीमर में आएगा क्योंकि हम देखेंगे इसमें जो भी मोनोमर यूज़ किए जाएंगे वो सारे आइडेंटिकल होंगे, हम दो को अलग अलग को मिस नहीं करेंगे। और ये पॉलीकॉट आ रहा है तो इसमें जो बचता है वो है मिथाइल मेथएक्राइलेट, वही इसका मोनोमर है। एरोमेटिक रिंग या ये सब कंपाउंड जब आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको एक अक्राइल वर्ड अक्सर देखने के लिए मिलता है। ये जो पार्ट होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विनाइल कहा जाता है, और अगर ये नेक्स्ट कार्बन है वो ऐसे फंक्शनल ग्रुप यूज़ हो रहा होता है तो उसके लिए अक्राइल वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर एक वर्ड आया क्योंकि यहाँ पर ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, अदरवाइज यहाँ पर अगर साइनाइड होता तो उसे अक्राइल नाइट्राइल कहता है। जो भी इसके आगे एक पॉलीमर आएगा पान पॉली अक्राइल नाइट्राइल उसमें देखने के लिए मिलेगा। जब भी अक्राइल वर्ड आएगा आपको इस तरह की चेंज ज़रूर देखने के लिए मिलेगी, CH2 डबल बॉन्ड CC, जब भी आप अक्राइल वर्ड यूज़ करेंगे तो। इसका नाम है मिथाइल मेथएक्राइलेट, मिथाइल वर्ड इसके लिए मेथ और ये अक्राइलेट। इसका IUPAC नेम भी दिया जा सकता है। अगर आप IUPAC नेम देखें तो जो ऑक्सीजन टर्मिनल से अटैच होता है वो आगे आता है, और यहाँ पे अगर नंबरिंग स्टार्ट करें तो वो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है। तो सेकंड नंबर मौजूद है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर पहले तो आएगा 2 मिथाइल जो सेकंड पोजीशन पे अटैच है। उसके बाद ये मिथाइल आएगा जो ऑक्सीजन टर्मिनल से अटैच है। आपके कार्बन बचते हैं 3, उस हिसाब से आएगा प्रो, और यहाँ पे 2 2 3। यहाँ पे इसका पॉलीमर अगर हम बनाएं तो हमने बात की थी कि अगर किसी भी कंपाउंड में अनसैचुरेशन होता है तो वो पहले प्रेफर करता है कि वो अपना पाई बॉन्ड तोड़ दे क्योंकि वो वीक होता है, और उसको तोड़ते ही हम जानते हैं कि वैलेंसीज जो है वो खाली हो जाएंगी, और ये वैलेंसी जब खाली हो जाएगी तो ये जो 2 ग्रुप हैं ये साइड चेन के रूप में आ जाएंगे, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इसके एन मॉलिक्यूल लेती हूँ और मैं बताती हूँ कि ये जो बॉन्डिंग है वो तोड़ेगा तो किस तरह तोड़ेगा, उसके पहले इसके एन मॉलिक्यूल हम इस तरह लिखते हैं जिससे हमें समझ में आए कि बॉन्डिंग टूटने कैसे वाली है। ये रहा CH2, ये रहा डबल बॉन्ड और ये रहा C। जहाँ तक इस C का सवाल है, एक फंक्शनल ग्रुप इसमें नीचे है ईस्टर वाला, और एक जो साइड चेन है वो CH3 ऊपर है। ये इतना कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं हटाएगा, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करेगा। एडिशन में ये होता है कि वो पाई बॉन्ड तोड़ के जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ऐसा करते एक वैलेंसी खाली हो जाएगी इसके आगे और पीछे, और जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब ये मॉलिक्यूल्स जुड़ने वाले होते हैं तो एन आगे लिखा जाता है, और जुड़ने के बाद उसे ब्रैकेट लगा के नीचे लिख देते हैं। ये प्रोसेस पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होती है। पेरोक्साइड हमने इससे पहले लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए यूज़ किया था जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्रिएट करता है, और यहाँ पे ये बॉन्डिंग खाली हो जाएगी। ये रहा CH2, ये रहा सिंगल बॉन्ड C, ये रहा सिंगल बॉन्ड C, ये रहा COO CH3, और एक मिथाइल ग्रुप ऊपर आ जाएगा। और ऐसे जब n नंबर ऑफ यूनिट्स जुड़ेगी तो हम कहेंगे इट बिकम अ पॉलीमर, एंड दिस पॉलीमर इज कॉल्ड PMMA, पॉलीमिथाइल मेथएक्राइलेट। ये जो पॉलीमिथाइल मेथएक्राइलेट पेरोक्साइड के प्रेजेंस में बनाया है, ये एक बहुत ही यूज़फुल सब्सटेंस है, और डेली लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हैं ये उससे बनी हुई हैं। शायद आप यूज़ करते हैं और आपको ये नहीं पता हो कि PMMA से बनी होती है। नेक्स्ट टाइम आप उसे यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उस बॉक्स में ज़रूर देखिएगा। मैं बात कर रही हूँ आई लेंसेज की, जो यूज़ है उसमें इसके एक यूज़ आता है आई लेंसेज। आई लेंसेज में यूज़ किया जाता है, आँखों की जो लेंस यूज़ किए जाते हैं उसमें ये यूज़ होता है। इसके अलावा प्लास्टिक ज्वेलरी, अभी हमने देखा था प्लास्टिक ज्वेलरी, सेलुलोज एसीटेट है वो भी काम आता है, उसमें ये प्लास्टिक ज्वेलरी बनाने के काम आता है। ग्लास शेडो, आप कई बार देखते हैं कि जो ग्लासेस होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट वैरायटी के देते होते हैं, जिसमें अपनी एक
शेडो होती है या कलर होता है जो नॉर्मल ग्लासेस से उनको अलग कर रहा होता है। और एयरक्राफ्ट विंडो जो हवाई जहाज़ है उनकी खिड़कियाँ बनाने के लिए काम आती है। स्काईलाइट्स, एप्लीकेशंस हैं इसके अलावा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये कई नामों से जाना जाता है। इसे सिर्फ PMMA नहीं कहते हैं, आपको हो सकता है बॉक्स में किसी कुछ और नाम भी मिले, तो ये और भी नामों से जाना जाता है। जैसे हम दिखना चाहते हैं इसके और भी नाम कौन से होते हैं, उसमें एक नाम है इसका प्लेक्सी ग्लास। प्लेक्सी ग्लास भी कहते हैं इसको, और भी नाम है इसको, इसे ल्यूसाइड भी कहते हैं, इसे पर्सपेक्स भी कहते हैं। और एक और नाम इसको जाना जाता है, वो होता है एक्राइल। ये कुछ और नाम है जिनसे भी ये जाना जाता है, प्लेक्सीग्लास, ल्यूसाइड, पर्सपेक्स एंड एक्राइलाइट। तो इनके अलावा ये और भी नाम हैं जिनसे ये जाना जाता है। और जैसे हमने देखा है काफ़ी यूजफुल सब्सटेंस है जो कि एक ईस्टर फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड से बना था, और पाई बॉन्डिंग के थ्रू हमने इसको जोड़ लिया। और पेरोक्साइड का जो प्रेजेंस है वो बताता है कि इसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होगी। और ये जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है, क्योंकि टोटली ये हम सिंथेटिक तरीके से इस मोनोमर को मिलाकर बनाते हैं। सेकेंड नाम जो हमने लिया था वो लिया था PVC। तो एक बहुत कॉमन नाम है जो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, PVC, जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। ये नाम ऐसे आया, ये P और ये विनाइल का V और क्लोराइड का C। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर होता है। और कॉमन नेमिंग में जैसे हमने जिक्र किया था कि CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C जब भी शब्द आता है तो क्राइल वर्ड सुनने के लिए मिलता है, वैसे ही जब भी ये शब्द देखने के लिए आपको मिले बॉन्डिंग CH2 डबल बॉन्ड CH, तो विनाइल शब्द, इसका नाम होता है विनाइल। और ऑब्वियसली इसमें क्लोरीन जोड़ दिया है, इससे इसका नाम हो गया विनाइल क्लोराइड। CH2 डबल बॉन्ड C इसमें जोड़ दिया, इससे इसका नाम विनाइल क्लोराइड हो गया। और ये कैसे जुड़ेगा, ये N मॉलिक्यूल्स ले लिया इसके हमने इसको जोड़ने के लिए। और ये N मॉलिक्यूल जब आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो ये बॉन्डिंग कैसे करेंगे, ये बॉन्डिंग करने के लिए अपने बीच का ये जो पाई बॉन्ड है वो तोड़ देगा। और ये प्रोसेस जो है वो एक बेंजोइल पेरोक्साइड नाम का कंपाउंड होता है, उसकी मदद से कराई जाती है। C6H5CO को बेंजोइल कहते हैं, बेंजोइलेशन अगर आप लोगों को याद आए तो। और उसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है पेरोक्साइड का काम करता है, और ये जो है बन के बन जाता है बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड के बेस पर रिंग प्रोसेस ऐसी होगी, अगेन ये पाई बॉन्ड वीक है, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो एक बॉन्डिंग आगे से खाली हो गई है, एक आप देख रहे हैं पीछे से खाली हो गई है, जो आगे के जो मोनोमर आएंगे उनको जुड़ने में हेल्प करेगी। और ये जो क्लोरीन है वो थोड़ा सा ब्रांच के रूप में साइड में निकल जाएगा। और हमने कुछ कॉमन चीज़ें अगर नोटिस करें, जब हमने लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाया था तो भी एक साइड में चेन निकल गई थी जो डेंसिटी कम कर रही थी। सेम चीज़ें यहाँ देखने के लिए मिल रही है, ये भी साइड चेन है जो पैकिंग को इफेक्ट करेंगी, डेंसिटी इसकी भी कम होगी और डेंसिटी उसकी भी कम होगी, क्योंकि उसमें भी एक साइड चेन निकल चुकी है। ये जो PVC बनता है इसके लिए एक चीज़ हम और डिस्कस कर लेते हैं, इसे थर्मोप्लास्टिक भी कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक PVC का दूसरा नाम नहीं है, ये भी क्लियर करना जरूरी है। थर्मोप्लास्टिक एक कैटेगरी होती है पॉलीमर की जिनमें ये एफिशिएंसी होती है कि आप इन्हें गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएंगे और ठंडा करेंगे तो ये वापस सॉलिडिफाई हो जाएंगे। तो इस तरह आप इनको इंटरचेंज कर पाते हैं और ये इनकी प्रॉपर्टी आपको हेल्प करती है, इन्हें आप अपने डिजायर्ड शेप में मोल्ड कर सकते हैं। आपने पहले गर्म किया, ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो गए, आपने इन्हें एक मोल्ड में डाला, मोल्ड में डाल के ठंडा किया, जो भी मोल्ड का शेप था ये एक्वायर कर लेंगे और ये प्रोसेस आप रिपीटेडली कई बार कर सकते हैं। इनसे मिलती जुलती कैटेगरी आती है थर्मोसेटिंग। ये थर्मोप्लास्टिक जहाँ प्रॉपरली इस तरह इंटरचेंज किए जा सकते हैं,
वैसे उनमें ये कैपेसिटी, इनमें ये एफिशिएंसी नहीं होती। उन्हें एक बार सेमी सॉलिड स्टेट में जब मोल्डेड कर दिया जाता है और ये हार्ड हो जाते हैं तो इनफ्यूजिबल हो जाते हैं, आप इन्हें दोबारा पिघला नहीं सकते। दोनों में फ़र्क इतना होता है कि इसमें बहुत क्रॉस लिंक्स नहीं होती। इस तरह की जो ब्रांच निकल जाती हैं, अगर ये दो यूनिट्स को जोड़ दें तो उन्हें क्रॉस लिंक कहते हैं, लिंक कर रही है, जोड़ रही है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आएंगे जिनमें आप देखेंगे दो ब्रांचेस के बीच में कोई बॉन्डिंग है। क्रॉस लिंक चीज़ों को हार्ड और ब्रिटल बनाती है, जबकि इसमें ऐसी कोई क्रॉस लिंक नहीं है। तो जब बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंक होती है तो हार्ड ब्रिटल हो जाता है। जैसे थर्मोसेटिंग पर थर्मोप्लास्टिक में कोई क्रॉस लिंक नहीं है तो आप इसे बार बार मेल्ट कर सकते हैं। कई बार जो चीज़ें मेल्ट की जाती हैं उनके साथ ये दिक्कत आती है कि वो वर्केबल एक्सटेंट तक मेल्ट नहीं होती। वर्केबल एक्सटेंट मतलब इतनी नहीं पिघली है कि आपका जो काम है आप प्रॉपरली उससे कर पाओ। तो ये ज़रूरी होती है कि इनमें एक सब्सटेंस मिलाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टिसाइजर्स। तो हम इसमें ऐड करते हैं, एडिड सब्सटेंस है वो, ज़रूरत पड़ने पे मिलाते हैं प्लास्टिसाइजर्स। ये प्लास्टिसाइजर्स उसे सिर्फ उसके वर्केबल एक्सटेंट तक पिघलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि अगर आप उसमें प्लास्टिसाइजर्स मिला देंगे तो इतने मेल्ट हो जाएंगे कि आप उसको जैसे यूज़ करना चाहें, मोल्ड करना चाहें, जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं उसको। प्लास्टिसाइजर्स के रूप में अक्सर थैलिक एसिड की ईस्टर यूज़ करते हैं। थैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड एक बार यूज़ किया जा चुका है टैलिन या डेक्रोन बनाने में। याद कीजिए बेंजीन के रिंग पैरा पोजीशन पे दो ऑक्जेलिक एसिड के ग्रुप थे और ये कहा था अगर ऑर्थो पोजीशन पे होते तो थैलिक एसिड होते। तो थैलिक एसिड के अक्सर ईस्टर होते हैं जो इस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि ये सिंथेटिक पॉलीमर के कैटेगरी में फ़िलहाल हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सिंथेटिकली बनाया जा रहा है, मगर हम इसे होमोपॉलीमर भी कह सकते हैं क्योंकि अभी हमने जो मोनोमर यूज़ किए वो एक ही टाइप के यूज़ किए हैं। इसके अलावा इसमें जो ब्रांच निकल रही है वो ब्रांच इसकी डेंसिटी तो डेफिनेटली कम कर देगा, मगर ये इनकी एक और मिलती जुलती वैरायटी थर्मोसेटिंग जैसे नहीं है क्योंकि इनमें कोई क्रॉस लिंक नहीं है, क्योंकि क्रॉस लिंक चीज़ों को हार्ड और ब्रिटल बनाती है। और ब्रांच और क्रॉस लिंक में आप इस तरह फ़र्क समझ सकते हैं कि अगर ये इस तरह लीनियर चेन्स है और उसमें कुछ साइड में निकला है जो बॉन्ड तो नहीं कर रहा दूसरे को, तो डेंसिटी कम करेगा, मगर यदि वो प्रॉपरली उनको जोड़ने का काम कर रहा है इस तरह, तो ये जो है वो क्रॉस लिंक कहलाती है। और ये क्रॉस लिंक जो है वो पॉलीमर्स को हार्ड और ब्रिटल बनाती है। तो थर्मोप्लास्टिक जैसी एक वैरायटी होती है थर्मोसेटिंग, जिसमें क्रॉस लिंक आने से हार्डनेस बढ़ जाती है। इनके यूजेस देखते हैं, ये क्या क्या काम आते हैं। उनके यूजेस डेफिनेटली इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मतलब ये केमिकली, थर्मली, एंड इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंट। मतलब केमिकल्स का इन पर आसानी से इफेक्ट नहीं पड़ता, गर्म करने का आसानी से फ़र्क नहीं पड़ता, और इलेक्ट्रिकली शॉर्ट प्रूफ भी होते हैं। इनकी इन प्रॉपर्टी के कारण अब इन्हें काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे हॉजेज, बड़े बड़े कंटेनर्स जो होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। हॉजेज अक्सर बड़े कंटेनर जो इंडस्ट्रीज़ में रखे जाते हैं, जहाँ पे हमें अलग अलग तक के ऑयल्स हैं, गैसोलीन से जो रखने पड़ते हैं। नॉर्मली जो मेटल कंटेनर्स होते हैं उनमें छेद पड़ जाते हैं उनसे रिएक्शंस करके, पर जैसे कि केमिकली रेजिस्टेंट है तो हम इसे हॉजेज के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े कंटेनर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि केमिकली इस पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाइप इसके बनाए जाते हैं। पीवीसी पाइप बहुत कॉमन है, कहीं ना कहीं यूज़ किए जाते हैं, तो कॉमन चीज़ें देखी हो सकती है आप लोगों ने। पाइप के अलावा वाटर शीट्स जो होते हैं वो बनाते हैं, शीट, रेनकोट्स, क्योंकि इनमें पानी का फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह आपने देखा होगा बाथरूम्स में जो पर्दे लगाए जाते हैं वो जो होते हैं उनमें पानी से गीले नहीं होते, ये आराम से सूख जाते हैं। तो ऐसे शीट्स बनाने के, रेनकोट्स बनाने के काम आते हैं। इसके अलावा ये बैग जो होते हैं, वाटरप्रूफ बैग जो होते हैं, वो भी इससे बनाए जा सकते हैं। और इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंट होने का इन्हें वायर्स में भी यूज़ किया जा सकता है। तो काफ़ी यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं पीवीसी और एक हमने देखा PMMA, दोनों ही सिंथेटिक पॉलीमर है और सिंथेटिक पॉलीमर होने के साथ में ही होमोपॉलीमर भी है क्योंकि इन्हें बनाने के लिए सिर्फ एक ही तरह के मोनोमर का यूज़ किया गया है।